इस वीडियो का मकसद केवल इतना है कि मैंने ढेर सारी रैंडम मीडियाज को कंज्यूम किया है, पर उन पे अलग से वीडियो बनाने का भी कोई विचार नहीं है। लेकिन मुझे इनकी बात करने की भयानक चुल मची हुई है, तो सबको उठा के एक ही वीडियो में उड़े ले दे रहा। आगे तुम खुद जानो तुम्हें इनका क्या करना है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें इस वीडियो से कुछ धाकड़ रिकमेंडेशंस मिल जाए, और ना भी मिले तो पूरी कोशिश करूंगा कि तुम इस वीडियो को एटलीस्ट एंजॉय करके जाओ। तो भाई पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये वीडियो न जाने कहाँ जाने वाली है मुझे भी नहीं पता। पिछले कुछ सालों से पूरी शिद्दत से हॉरर जॉनरा को फॉलो करने से मैं क्लासिक सिनेमा से दूर जा चुका हूँ। बीच बीच में देखता तो था ही, पर उन पे कभी चैनल में बात नहीं की। तो रिसेंटली मैंने डिसाइड किया है कि आओ अपने क्लासिक फिल्म्स का बैकलॉग खत्म करना दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली मेरे दिमाग में डिज्नी की क्लासिक एनिमेटेड फिल्म आई, फैंटेशिया। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो ये फिल्म 8 शॉर्ट एनिमेटेड सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसमें स्कोर के नाम पे सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक चलेगा, कोई डायलॉग नहीं, और आधे सेगमेंट्स में कोई प्लॉट भी नहीं है। बस विजुअल और ऑडियो को बिना दिमाग लगाए एक्सपीरियंस करो। मैंने इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक सेगमेंट द सोर्सरस अप्रेंटिस पहले भी काफी बार देखा हुआ था, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें डिज्नी का मैस्कॉट मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। पूरी फिल्म देखने पे भी वही सेगमेंट मेरा फेवरेट है, लेकिन 2 घंटे तक सिर्फ म्यूजिक सुनते हुए रैंडम एनिमेशंस देखना भी एक अलग सी सूदिंग फीलिंग थी। इनमें से काफी सेगमेंट्स बहुत खूबसूरती से एनिमेट किए गए, सिर्फ 1-2 को छोड़ के मुझे पूरी फिल्म विजुअली अपीलिंग लगी। लास्ट में वो डीमन वाला सेक्शन ले लो, और ये त्राती मछली का डांस मेरे दिमाग में गड़ चुका है। मेरा इसे रिकमेंड करने का कोई इरादा नहीं है, पर अगर तुम देखने का सोच रहे हो तो अकेले बस हेडफोन लगा के 2 घंटे के लिए दुनिया को भूल जाओ। द पियानिस्ट ये काफी समय से मेरे वॉच लिस्ट में रखी थी, लेकिन 3 घंटे की लेंथ और मुझे पता था कि इस फिल्म के लिए अलग ही मूड बना के बैठना पड़ेगा, तो इस कारण हल्का सा कतरता था। अब मैंने इसे देख लिया और भाई साहब काफी इंटेंस एक्सपीरियंस था। कोई ऊपर से वर्ल्ड वॉर की न्यूज नहीं, सीधा उठा के स्ट्रीट लेवल पे रख दिया है जहाँ एक्टिवली बॉम्बिंग हो रही है। तुम भी कैरेक्टर्स के साथ बैठ के फर्स्ट हैंड क्रूरता झेलोगे। सामने लोगों का गोली से छल्ली होना, गूंद दिया जाना, जिस बिल्डिंग में तुम छुपे हुए हो उस तरफ तोप उड़ के आ जाए। और इस फिल्म का मोस्ट आइकॉनिक शॉट, मैं मजाक तो नहीं करना चाहता, पर ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ गॉडजिला ने आके अपना एटॉमिक ब्रेथ मारा हो। गुडफेलस। अरसों बाद स्कॉर्सेसी अंकल की कोई फिल्म देखी मैंने। सही बताऊं तो मैंने इस फिल्म को इसके नाम से जज किया हुआ था, जबकि स्कॉर्सेसी अंकल की एक और बोरिंग नाम वाली फिल्म द टैक्सी ड्राइवर मैंने देखी हुई थी, और वो मुझे काफी पसंद भी है। तो गुडफेलस मैंने देख दी और भर के मुझे रिग्रेट हुआ कि पहले क्यों नहीं देखी। ये मेरी इन अंकल की फेवरेट फिल्म हो गई है, वन ऑफ द मोस्ट फन एंड एंगेजिंग गैंगस्टर सिनेमा पीरियड। फिर वही बात, अंकल के फिल्मोग्राफी की वैरायटी से मैं हैरान हूँ। शटर आइलैंड, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और आयरिशमैन जैसी फिल्म तुम सोच सकते कि एक ही आदमी ने बनाई है। द थीफ ऑफ बगदाद, अरेबियन नाइट्स के पन्नों से अडॉप्ट करी गई क्लासिकल फैंटेसी, जिसको हूबहू छाप के डिज्नी ने अपना अलादीन बना दिया था। मैंने सुना है अपने समय के लिए इस फिल्म का ब्लू स्क्रीन विजुअल इफेक्ट रेवोल्यूशनरी था, लेकिन उसके बिना भी जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और कॉस्ट्यूम सेट डिजाइन किया गया है वो मेरे लिए अभी भी जॉ ड्रॉपिंग है। सबसे स्ट्राइकिंग मेरे लिए अनेक भुजाओं वाली औरत थी, जो कि फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में एक मैकेनिकल टॉय है। कहानी हम सब ऑलरेडी पूरी जानते हैं, लेकिन ऐसे क्लासिक वर्जन की वाइब देखने का अलग ही मजा है। फिर डिज्नी ने अपने वर्जन में कुछ मेजर कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनैलिटीज को भी पूरा चेंज कर दिया था, तो स्टोरी सिमिलर होने के बावजूद भी सर्टली डिफरेंट फील होगी। कुल मिला के बाकी सब भाड़ में जाए, मैं इन ओल्ड फैंटेसी फिल्म्स के खाली सेट डिजाइन को घूरते हुए ही पूरी फिल्म का रन टाइम बिता सकता हूँ। क्लासिकल फिल्म्स का सेक्शन खत्म, अब घुसते हैं उस क्लीशे जॉनरा में जिसकी वजह से ये चैनल कायम है, हॉरर। हॉरर फिल्म्स के सेक्शन में मेरे पास 8 फिल्म्स है, और 8 से मैं हल्का सा निराश हूँ और हल्का खुश भी हूँ। कुछ सच में अच्छी हॉरर फिल्म्स थी, लेकिन मैं अब इस जॉनरा को लेके उस फेस में पहुंच चुका हूँ कि मुझे इंप्रेस करना बहुत ज्यादा टफ है, और ये पहली फिल्म इस बात का बेस्ट एग्जांपल है, कैबिन इन द वुड्स। ये फिल्म अगर मैंने इसके रिलीज ईयर में देखी होती तो काफी ज्यादा खुश रहता। इस फिल्म ने हॉरर के सब जॉनरास को लेकर मेटा कमेंट्री और क्लेवरली ट्रोप्स को सबवर्ट किया हुआ है। फिल्म का सेकंड हाफ हुसड़ के बॉम्बास्टिक हो जाता है, और अगर तुम हॉरर फैन हो तो इस फिल्म द्वारा आइकॉनिक हॉरर फिल्म्स को दिए छोटे छोटे नोट्स ऊंचे स्तर की फैन सर्विस थी। पर मुझे एग्जीक्यूशन बहुत डर लगा, और उसका सबसे बड़ा रीजन इस फिल्म का फर्स्ट हाफ है, जो कि बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं था। मुझे पहले से एहसास हो गया था कि सेकंड हाफ में फिल्म इसे सबवर्ट करने वाला है, तो पहले हाफ को और ज्यादा ड्रेड करा था कि भाई जल्दी हटा इसे, और इस चक्कर में सेकंड हाफ बढ़िया होने के बावजूद भी मुझे उतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा। स्टिल काफी फन आइडिया था, और सिर्फ सेकंड हाफ के लिए मैं इसकी काफी इज्जत करता हूँ। ब्रिंग हर बैक इस साल की मेरी वन ऑफ द एंटिसिपेटेड हॉरर फिल्म। इन डायरेक्टर की पिछली फिल्म टॉक टू मी मुझे काफी पसंद है, खासकर उसका एक हॉरर आर्टिफैक्ट को फन पार्टी के लिए यूज करने वाला गिमिक। टॉक टू मी की एंडिंग से मुझे काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन बाकी पूरी फिल्म इतनी हाई थी कि मैं उसे माफ कर देता हूँ। ब्रिंग हर बैक का कॉन्सेप्ट भी टॉक टू मी के लेवल पे यूनिक है। माँ अपनी बेटी को वापस जिंदा करने के लिए एक डीमन से समझौता करती है, और इस रिचुअल में उससे एक दूसरे बच्चे के बॉडी के अंदर उस डीमन को रखना पड़ता है। टॉक टू मी जैसा ही आइडिया है, दिक्कत बस इतनी है कि ये फिल्म बिल्कुल भी फन नहीं है। बाकी एलिवेटेड हॉरर के तरीके भीषण स्लो बर्न और डिप्रेसिंग है, जो कि अब मैं इतनी बार देख चुका हूँ कि सिर्फ कैरेक्टर आर को सोच के उबासी आ जाती है। मुझे इस डायरेक्टर से इसी टाइप की स्टोरी नहीं देखनी थी, और इसी टाइप की स्टोरी मुझे मिल गई। ह्यू सेरा द बोन वुमन। ये हॉरर फिल्म काफी टाइम से मेरे वॉच लिस्ट में थी,
और देखने के बाद मैं चाहता कि काश इसे बिना देखे बैकलॉग से हटा दिया होता। इस फिल्म में हर वो स्लो बर्न एलिवेटेड हॉरर के ट्रोप्स है जिससे मुझे अब हेट हो चुकी है। हर कोई आज के जमाने में रोजमेरीज बेबी बनाने निकल चुका है। सिनर्स इस साल की सबसे ज्यादा हाइप हुई फिल्म। दंदन के बाद जाके ये फिल्म होगी जो इस लेवल पे मेन स्ट्रीम हुई और वजह हमारे माइकल बी जॉर्डन भैया। इस फिल्म के ट्रेलर और हाइप से मैंने एक ये एक्सपेक्टेशन बना ली थी कि चाहे ये फिल्म माइंडलेस हो फिर भी हुसड़ के फन होने वाली है, और फिल्म के फर्स्ट हाफ के सेटअप ने भी मुझे इसी लेवल का फील दिया था। ये लोग रात के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले और जैसा कि हम हॉरर देख रहे हैं तो वहाँ भाई कुछ ना कुछ तो भौकाल हो गई। मेरे चैनल के रेगुलर हो तो कियोटिक फिनाले होने वाला है और फिल्म ने डिलीवर भी किया, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन। इतने लंबे सेटअप के बाद हमें फिनाले इतना जरा सा दिया कि हैं बस। और फिर वेम्पायर का सुबह की किरणों में जलने वाला सिनेमैटिक शॉट था, वो भी मेरे लिए फीका पड़ गया क्योंकि इसी साल की शुरुआत में मैं सेम चीज नॉस्फेरातु में देख चुका था और मेरे हिसाब से नॉस्फेरातु में बेटर था। इस फिल्म में एक क्लेवर पॉलिटिकल कमेंट्री भी चल रही है और उससे रिलेटेड कुछ सीन्स काफी एंगेजिंग भी लिखे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल फन फैक्टर में फिल्म मुझे बहुत कमजोर लगी। मेन स्ट्रीम में जिस लेवल का हाइप चल रहा है कि फन फिल्म, पता नहीं भाई, मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा, शायद मेरे टेस्ट के लिए है ही नहीं है। इस फिल्म ने वेम्पायर की एक मेन गिमिक को काफी फोकस करके दिखाया हुआ है कि वेम्पायर तुम्हारे घर की दहलीज को तब तक पार नहीं करते जब तक तुम खुद से उन्हें अनुमति ना दे दो। नॉस्फेरातु में भी वो अगले की पत्नी के साथ सोने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और अभी आगे एक और फिल्म की मैं बात करने वाला हूँ जिसमें ये यूज किया गया था। इस फिल्म में उस पूरे गिमिक को बढ़िया पॉलिटिकल एलिगोरी से जोड़ दिया गया है और मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इस फिल्म का वही था, ये और बार में डांस करने वाला सीन जिसमें अमेरिकन म्यूजिक हिस्ट्री को एक एक करके दिखा दिया जाता है। सिर्फ ये दोनों सीन के लिए मैं तुम्हें ये मूवी एक्सपीरियंस करने के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, पर वही बात, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हद से ज्यादा थी इसको लेके। लेट द राइट वन इन, अगर तुम इस फिल्म के नाम को ध्यान दोगे तो हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें वही वेम्पायर के कॉन्ट्रैक्ट वाले गिमिक को फोकस किया गया है। इसमें एक बच्ची वेम्पायर होती है जो एक ह्यूमन लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है और उसमें उसी कॉन्सेप्ट को दिखाया जाता है जब ये लड़की लड़के के कमरे में घुसने के लिए परमिशन मांगती है। एक बार वो लड़का इसे जबरदस्ती अपने कमरे में घुसेड़ देता है तो ये सीन होता है। Nej! Du får komma in! अब तुम्हें बिना परमिशन के घुसने के कॉन्सिक्वेंस भी दिख गए। मैंने ये फिल्म सिनर से पहले देखी थी तो इस वजह से भी सिनर्स थोड़ी कमजोर हो गई थी। लेट द राइट वन इन वन ऑफ द क्लासिकल हॉरर फिल्म है तो मुझे इतना तो पक्का था कि इस फिल्म का डायरेक्शन प्यारा किया जाने वाला है। पहले शॉट से तुम्हें समझ आ जाएगा कि समझदार आदमी ने बनाई है। इस लड़की के मर्डरस स्प्री को बिल्कुल शांत माहौल से जक्सटापोजिशन किया गया है। वहाँ ये इंसान पे चढ़ के उसको चबा रही है और हमें दूर से बर्फीली रात की शांति को दिखाया जा रहा है और ड्रामेटिक की जगह सॉम्बर सी म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रही है। इस लड़की के मेकअप और एक दो डिस्टर्बिंग सीन से मुझे एहसास हुआ कि हमारी बॉलीवुड की परी नॉट अ फेरी टेल इसी से इंस्पायर्ड है। ऐसी कंची आंखें, इंसानी अपोजिट जेंडर के घर में छुप के रहना, उसे जो तंग करे उसे जान से मार देना। अंतर बस इतना है कि परी में एडल्ट्स थे या टीनेजर बच्चे। और सबसे बुरा मुझे तब लगा जब मुझे पता चला ये बिल्डिंग में चढ़ने वाला सीन परी ने इस फिल्म से उठाया है। वो मेरे लिए परी फिल्म का फेवरेट सीन था। यहाँ से भी तुम लोग साफ देख सकते कि हमारे यहाँ के लोग जब छापते भी है तो उस सीन का असली एसेंस उनके पल्ले नहीं पड़ता है। यहाँ इस लड़की को बहुत देर तक इस शॉट में दूर बैकग्राउंड में सिर्फ बिल्डिंग में चिपका हुआ दिखाया जाता है और फिर इस औरत के जाने के बाद वो धीमे से मूव करना चालू करती है। इस सीन में कोई म्यूजिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ लॉजिक ही यही है कि इसे इंसानों से छुप के रहना है और हमारे बॉलीवुड में नजरिए का फर्क। इस फिल्म का आखिरी सीन जब ये लड़की अपने आशिक के पुलिस को मारती है वो इतना क्रिएटिवली किया गया है, सही बता रहा, तुम उसे कभी नहीं भूलने वाले। अगर ये फिल्म तुम्हें नहीं भी देखनी है तो इंटरनेट में लेट द राइट वन इनका फाइनल सीन ही एक बार देख लेना, बहुत ताकड़ है। द डेविल्स बैकबोन, फिर से ये नाम बुलाना पड़ेगा। गुलेर्मो डेल टोरो अंकल की एक और क्लासिक हॉरर फिल्म। ये अंकल हॉरर के फैंटास्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा रियलिज्म में फोकस करते हैं और मुझे जस्ट उल्टा पसंद है क्योंकि रियलिज्म वाला पार्ट बहुत कम ही राइटर्स अच्छे से कर पाते हैं। गुलेर्मो डेल टोरो अंकल जी के फिल्म्स में लेकिन मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं होती है। इनके कैरेक्टर्स और जिस स्टोरी में उन्हें रखा गया है वो बहुत ज्यादा नुआंस्ड फील होते हैं। किसी भी कैरेक्टर के पीओवी से तुम बंधे नहीं होते हो और कैरेक्टर्स की अच्छाई भलाई हरामखोरी सब चेहरे पे जो कतो रख दिया जाता है बिना कुछ भी सही गलत की कमेंट्री किए। द फॉन्स लेबिरिंथ में भी हमें एक इवल कैरेक्टर की दिनचर्या को दिखाया गया था और इधर द डेविल्स बैकबोन में हमें अच्छे लोगों की हरामखोरी दिखाई गई है। ये अपने हॉरर को फोर्स ऑफ नेचर की तरह दिखाते हैं, कोई मोरालिटी की बीसी नहीं। अच्छा हो चाहे बुरा, सबके मरने बचने के चांसेस रैंडम है और फैंटास्टिकल घोस्ट या मॉन्स्टर का भी क्या मकसद है उसे वेग रखा जाता है। इस फिल्म को मैंने एंजॉय तो नहीं किया लेकिन इस फिल्म ने मुझे इंस्पायर जरूर किया है कि हॉरर को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। क्लासिक फिल्म्स की ये बात अच्छी रहती है कि चाहे तुम उसे देख के बोर हुए लेकिन कुछ ना कुछ तो उसका सटल एस्पेक्ट होता है जो तुम्हें दिख जाएगा कि किस कारण वो आज तक टिकी हुई है। मैंने एक तरीके से आसान भाषा में क्लासिक होने की डेफिनेशन बता दी है। अब हॉरर सेक्शन में मैं 2 फिल्म्स और बताने वाला हूँ जिनको मैं रिकमेंड करता हूँ और दोनों अलग रीजंस के लिए।
पहली फिल्म है स्पीलबर्ग अंकल द्वारा लिखित और टोबी हुपर अंकल द्वारा डायरेक्टेड 1982 की क्लासिक पैरानॉर्मल हॉरर पोल्टरगाइस्ट। तुमने अगर कॉन्जरिंग 2 देखी है तो ये फिल्म सेम उसी एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट वाले इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो कमरे में चीजें लेविटेट करने से लेकर डाइनिंग रूम की कुर्सियों का अपने आप खिसकना सब इसमें मौजूद है। घर के बाहर का खौफनाक पेड़ भी उसमें जोड़ दो। 80s में लोग इस फिल्म को देख के क्या फील करें मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मेरा इसे रिकमेंड करने का सिर्फ एक रीजन है, कैरेक्टर्स की अनरिलेटेबल एक्टिंग। कहानी में जिस लेवल का दुख चल रहा होगा उसका आधा % भी इन कैरेक्टर्स के चेहरे पे नहीं दिखेगा और इस बीच इन लोग वाहियात जोक भी मार रहे होते हैं। फिल्म की शुरुआत में बाप और बेटे के बीच एक खूब लंबा इंटरेक्शन होता है जो कि एक जोक के पंचलाइन का सेटअप किया जा रहा था। क्या सोच के किस गंजेड़ी आदमी ने वो लिखा होगा, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा कि वो क्लेवर नहीं था। मेन स्टोरी लाइन वही है कि सबसे छोटी बेटी अपने ही घर में कहीं गुम हो जाती है, कोई भूत उसे ले गया, शायद टीवी से, मुझे भी नहीं पता कि वो कहां से कहां ले गया। और फिर वो सारे ट्रोप्स, तांत्रिक बुलाना, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आ रहे, फुल ड्रामा चलेगा और आखिर तक पैरानॉर्मल भाड़ में जाए, खतरनाक साईफाई लेवल का हॉरर शुरू हो जाता है। डीमंस के डायमेंशन में जाने वाले पोर्टल खुल रहे होंगे और भीषण आउटलैंडिश सॉल्यूशंस लगा रहे होते हैं। फिर हैप्पी एंडिंग, बेटी वापस आ जाती है और इन लोग अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। लेकिन वही फिल्म खत्म ही नहीं हो रही होती है, अभी भी न जाने क्यों 20 मिनट और बाकी है। तो आखिर में एक और बॉन्ग करने शुरू हो जाता है, जमीन से मुर्दे उठने लगते हैं, बाढ़ आ जाती है, पूरे घर में वार्म हॉल की न जाने क्या खुल जाता है। फिर साइड से आके बड़ी बेटी ये रिएक्शन देती है। जैसे ये फिल्म खुद भूल गई होगी ये कौन से हॉरर सब जॉनरा को बिलोंग करती है। और मैं कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे प्रेडिक्शन से ये फिल्म बहुत दूर जा चुकी थी। और अब आते हैं आज के वीडियो की लास्ट हॉरर फिल्म, गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम। इस चैनल में और मेरे रियल लाइफ में भी काफी लोगों ने मुझसे एज अ बिगिनर हॉरर फैंस रिकमेंडेशंस मांगे हैं जो उन्हें डराए या फिर वो थ्रिल सा उन्हें मिले। और मोस्टली मैं कॉन्जरिंग 1 या 2 या फिर इंसीडियस का पहला पार्ट रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये तीनों मेरे हिसाब से जंप स्केयर फेस्ट फिल्म्स है। तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, डायरेक्ट सेटअप मारो और एक के बाद हॉरर सीक्वेंस चलता रहता है। अब मेरे पास ये फिल्म और आ गई है, गॉन्जियम हॉन्टेड असाइलम। अगर तुम्हें हॉरर मूवी नाइट करनी है और इसे नहीं देखा है तो आंख बंद करके इसे पी जाओ, मस्त लाइट बंद करके माहौल बनाओ और अपने इर्द गिर्द वालों की चीखें सुनने को तैयार हो जाना। और अगर अकेले देखने का सोच रहे हो तो और बढ़िया, फन हॉरर फिल्म। अब हॉरर फिल्म का सेक्शन खत्म, कुछ एनिमेज और मांगा की भी बात कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं वन पीस फैन लेटर से। मस्त स्पेशल शॉट था और जिसने भी सिनेरियो राइटिंग की है उसको मेरा सलाम जाता है। इतने कम समय के अंदर कैरेक्टर्स को फ्लैश्ड आउट करके उन्हें सिंपल लेकिन खूबसूरती से लेकर प्लॉट में रख दिया। नॉर्मल लोगों की नजरों से स्ट्रॉ हेड्स की फैन बॉइंग और उनको इंस्पायर्ड होते देखना अपने आप में इस स्टोरी के फैंस के लिए स्पेशल आइडिया और इस शॉट ने उसे बेहतरीन तरीके से पुल ऑफ भी कर दिया है। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने मुझे शिनचैन की एक मूवी रिकमेंड की थी जिसका नाम मुझे नहीं याद, वो वाली फिल्म जिसमें ये कासुकाबे डिफेंस ग्रुप वाले दूसरे स्कूल में जाते हैं जहाँ एक वेम्पायर ने आतंक फैलाया होता है कि बच्चों के पिछवाड़े में काट के उन्हें एलिट बना देता है। शिनचैन की फिल्म में ऐसे आइडियाज हो सकते हैं। भाई ने कहा था कि ये फिल्म मुझे पसंद आएगी और हाँ सच में काफी सही फिल्म थी। हंसी मजाक से लेके बेहतरीन ड्रामा सब मौजूद था और आखिरी के सेक्शन तक जाते जाते फिल्म काफी इमोशनल भी हो जाती है। शिनचैन और कजामा की फ्रेंडशिप को पहले भी काफी फिल्म्स और एपिसोड्स में दिखाया जा चुका है, यहाँ भी दोनों की डायनेमिक देखने में बड़ी मजा आई। ऐसे एक गूफी और एक सीरियस रहने वाले दो कैरेक्टर्स के बीच डायनेमिक्स किसी भी स्टोरी में बेस्ट होती है। इसके अलावा ये फिल्म क्लासरूम ऑफ द एलिट की पैरोडी है और साथ साथ उसी पॉइंट सिस्टम को लेकर करंट एआई टेक्नोलॉजी पे भी बात किया गया है। कोइंसिडेंटली मैंने जिस दिन ये फिल्म देखी थी उसी दिन अपनी एआई वाली वीडियो भी अपलोड की थी, पहले देखी होती तो उस वीडियो में इसका जिक्र जरूर करता। इसे देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जापानीज स्टोरी टेलिंग हॉलीवुड से कई गुना ज्यादा बेहतर है। जितना मैं इस फिल्म को देखने के बाद सेटिस्फाई होकर उठाऊं उतना रिसेंट में रिलीज हुई कोई भी हॉलीवुड फिल्म मुझे नहीं कर पाई थी। तो आज से हॉलीवुड बिल्कुल बंद, जापानीज स्टोरी जिंदाबाद। मुझे लेजेंड ऑफ द गैलेक्टिक हीरोज देखने का खूब जोर से मन है, लेकिन न जाने क्यों एनिमे मीडियम को कंज्यूम करने में आजकल मुझे बहुत दिक्कत होने लगी है। हाँ ये एक एनिमे ओरिएंटेड चैनल कह रहा है, अगर ये मांगा होती तो अभी तक खत्म कर चुका होता। खैर मैंने फिर भी इसकी पहली 2 फिल्म्स देख डाली है और जो मैंने उम्मीद की थी वही मुझे मिला। उच्च कोटि की डायलॉग राइटिंग और सबसे ज्यादा जरूरी लार्ज स्केल स्पेस फ्लीट की टैक्टिकल बैटल। दोनों अपोजिंग फ्लीट के कमांडर्स अपने कमरे में बैठ के केवल ऑर्डर्स दे रहे और एक एक करके अपने दांव चल रहे होते हैं और उनकी स्पेस फ्लीट धीमे धीमे अपनी पोजीशन सही कर रही है, रैंक्स मेंटेन कर रही। वो पूरा सेक्शन इतना ग्रिपिंग था, कोड गियास कहां से इंस्पायर्ड हुआ है साफ दिख जाएगा। उतने समय के लिए तुम स्क्रीन से नजर हटा के दिखा दो। और जितना मैंने सुना है पूरी सीरीज में स्पेस बैटल्स अलग स्तर पे चली जाती है। ये एनिमे मेरे टॉप लिस्ट पे है जिसे मरने से पहले देखना ही देखना है। और टैक्टिकल की बात आ रही है तो मेरे फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल की भी बात कर ही देते हैं। ब्लू लॉक को मैं जितना अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करूं हो ही नहीं पा रहा है। मैंने स्टोरी को बहुत जल्दी कैचअप कर लिया था और अभी हर एक चैप्टर के रिलीज होने के इंतजार में रोता रहता हूँ। मैं इतना बड़ा फैन हो चुका हूँ कि इसके मांगा को ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुका हूँ और मेरे फेवरेट मैचेस को तो जब इच्छा होती तब उठा के पढ़ देता हूँ। यहाँ तक कि सीजन 2 के कचड़े एनिमेशन को भी मैंने देख डाला। वो लास्ट एपिसोड वाला एनिमेशन लेकिन धाकड़ था, तो अब उसकी जगह कैसे भरे। और फिर मेरी जिंदगी में आवाशी आया। जिस एनिमे के नाम में मेरा नाम फिट हो उसके धाकड़ होने के चांसेस ज्यादा ही होंगे और 2-3 दिन में ही मैंने आवाशी को भी ऑलमोस्ट कैचअप कर लिया था। मुझे लगता है कि फुटबॉल वाले एनिमे मेरे लिए
लिए या तो इजी टू कंज्यूम है या फिर ये दोनों कहानियां सच में काफी सही लिखी गई हैं। आवाशी का मेन कैरेक्टर आशितो भी सेम ब्लू लॉक के मेन कैरेक्टर इसागी की तरह स्पेशल अवेयरनेस में तगड़ा है, बस वो अपने टीममेट्स के गिरेबान पकड़ के उन्हें झिंझोड़ता नहीं है। आवाशी में लगातार हाई एक्शन मैचेस की जगह इन कैरेक्टर्स की लाइफ और क्लब के अंदर के एनवायरमेंट को भी डिटेल में दिखाया गया है। फुटबॉल के बेसिक्स और हाई लेवल टैक्टिक्स सबको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाता है, इसलिए एलीट फुटबॉल फैंस आवाशी की भीषण इज्जत करते हैं और ब्लू लॉक को गाली मिलती है। आवाशी तुमसे स्टार्टिंग में थोड़ा कमिटमेंट मांगता है, लेकिन एक बार मैचेस शुरू होने लगेंगे तो हाइप रुकने का नाम नहीं लेगा। बाद के मैचेस की इंटेंसिटी भाई साहब सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साइड कैरेक्टर्स को काफी यूनिक वे में स्टोरी में इनकॉर्पोरेट किया गया है और फिर इसमें रोमांस भी है, जो कि शुरुआत में मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन बीच में वही रोमांस जॉनरा का मिसअंडरस्टैंडिंग वाला ट्रोप हो जाता है, जिससे मुझे सख्त नफरत है। अच्छा वो उसे जल्दी हटा दिया गया। मैं अब सोच रहा तो ब्लू लॉक में अच्छा वो रोमांस नहीं है, वरना इसागी का कोई भरोसा नहीं है, उसकी भी गिरेबान झिंझोड़ देता। अब तोकुसात्सु की भी बात कर ली जाए। मैंने सुपर सेंताई के अलावा अभी तक कोई भी दूसरी तोकुसात्सु सीरीज नहीं छुई थी, तो अब जाके मैंने अपना पहला कामेन राइडर चालू कर दिया है, कामेन राइडर गाइम, जो कि मुझे एक सब्सक्राइबर भाई ने रिकमेंड किया था। अगर मुझे कामेन राइडर तुम्हें फटाफट सेल करना है तो सबसे पहले सुपर सेंताई के सूट्स को ले लो, उसे और ज्यादा मॉडिफाई कर दो और कॉम्प्लेक्स कर दो, जिससे सूट फील हो कि फुल ब्लोन आर्मर है। अब मेन कैरेक्टर के सूट आर्मर को कस्टमाइजेबल भी बना दो, हर नए कस्टम आर्मर के कूल डिजाइन के साथ नए वेपन्स और नए एबिलिटीज भी। अब सुपर सेंताई में रेंजर्स की टीम होती है जो साथ मिलकर विलेंस को मारते हैं। इसमें सारे कामेन राइडर्स का अपना अलग ही एजेंडा और फिलॉसफी है, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। दो कामेन राइडर के बीच अलायंस भी है तो अपने अपने फायदे के लिए। तो बेसिक विलेन या उनकी समिति के बजाय इस शो में तुम इन्हीं सूट आर्मर पहने वॉरियर्स को आपस में लड़ते मरते ज्यादा देखोगे। तो अगर तुम्हें टीम वर्क, पावर ऑफ फ्रेंडशिप के थीम सुन के उल्टी आती है तो आंख नाक बंद करके कामेन राइडर गाइम के नशे करना शुरू कर दो। स्टोरी शुरुआत में तुम्हें अपबीट फील होगी, लेकिन वो तुम्हें भ्रमित करने के लिए हल्का सा आगे जाते डिस्टर्बिंग हॉरर मूवी के लेवल पे चली जाएगी। तो हमारे सब्स जिन्हें सुपर सेंताई की कलरफुल विम्सिकल नेचर उतना पसंद नहीं है तो कामेन राइडर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मैंने कुछ महीने पहले एक इंडियन तोकुसात्सु डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन किया था और हैरानी से हमारे देश में हार्डकोर तोकुसात्सु फैंस भी भरे पड़े हुए। तो तुम भी मेरी तरह नए नए तोकुसात्सु में घुसे हो या फिर इंटरेस्टेड हो घुसने के लिए और कूल एलीट लोगों की कम्युनिटी में घुसना चाहते हो जो तुम्हारी इस लॉन्ग रनिंग कंफ्यूजिंग सीरीज को थोड़ा डाइजेस्टेबल बनाने में मदद करे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है। देखो ये अगला सब्जेक्ट बहुत ज्यादा ही तुम्हें रैंडम लगेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम मेरे चैनल में हो और मेरा पूरा चैनल रैंडमनेस में पनपता है। मुझे मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग स्टाइल और स्टोरी टेलिंग पे एक धाकड़ सी वीडियो बनाने का मन है, जो कि मैं बनाऊंगा ही, लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें उनके द्वारा लिखित मेरी फेवरेट शॉर्ट स्टोरी रिकमेंड करना चाहता हूँ, अलग हो जा। तुम इसे इंटरनेट में अलग से ढूंढ पाओ तो सही, वरना इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन मानसरोवर भाग 1 की पहली कहानी यही है। मैं कुछ भी प्रीमाइस यहाँ नहीं देने वाला हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, पर ट्रस्ट मी, इस कहानी के पेसिंग और इतने शॉर्ट लेंथ में जितनी डिटेल और कैरेक्टर वर्क प्रेमचंद अंकल ने घुसेड़ा है, मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे और बेहतरीन ड्रामा से भरपूर है। तुम अगर राइटर हो या अपनी स्टोरी टेलिंग सुधारना चाहते हो तो इस स्टोरी के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने बैठ जाओ, पीएचडी कर दो इसमें। अब साहित्य के पन्नों से गुजर के हम उस मीडियम में आ चुके हैं जिसे कुछ आर्टिस्ट आर्ट भी नहीं कहते, वीडियो गेम्स। सेगा जेनेसिस मेरा बचपन है और अभी भी इस कंसोल के कुछ गेम्स के पिक्सल आर्ट देख के मेरे आंखों से दूध बह जाता है। आज इस वीडियो में मैं उस कंसोल के 2 गेम्स की बात करने वाला हूँ, जिसमें से पहला है रॉकेट नाइट एडवेंचर्स। इस गेम के बारे में मैं हमेशा से सुनता आ रहा था और फुटेज देख के मुझे पता भी था कि ये कूल है, लेकिन जब इसकी मैकेनिक को खुद से फील किया तो मुझे समझ आया कि क्यों लोग इससे एडिक्टेड है। तुम जब पहली बार इन गेम इसकी रॉकेट मैकेनिक यूज करोगे तो तुम्हारा दिमाग तुमसे बोलेगा भाई ये तो भौकाल है। फिर तुम्हें एहसास होगा कि क्यों ना रॉकेट को डायगनली हवा की तरफ लॉन्च करे, और फिर स्काई इज द लिमिट। जंप, डबल जंप और वॉल जंप लॉन्डो के लिए है, असली मर्द डायरेक्ट। फिर अगले लेवल में खुला आसमान गायब कर दिया और मुझे ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिक लेवल पे रख दिया। मुझे खुन्नस मची कि ऐसी मैकेनिक देने का क्या फायदा जब उसे यूज ही नहीं कर पाए, और फिर मैंने गलती से ये कर दिया। अगर ये देख के तुम्हारी आंखें नहीं चमकी तो तुम्हें जल्द मोतियाबिंद हो जाएगा। इस मैकेनिक से ये साफ हो गया है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया बेकार में इतनी मेहनत करता था। अचानक से ये गेम प्लेटफॉर्मर से साइड स्क्रोलिंग शूट एम अप भी हो जाएगा। रन एंड गन तो चल ही रहा था, और फिर रोलर कोस्टर तुम्हें पसंद है नहीं भी है तो ये सेक्शन खेलने के बाद तुम्हारे पेट में तितली की जगह बरैया घूम जाएगी। अगर तुम सोनिक फैन हो और तुमने अभी भी इस गेम को खेलने का डिसाइड नहीं किया है तो मैं तुम्हारे नाम का गरुड़ पुराण पढ़ना चालू कर रहा हूँ। दूसरा गेम है मॉन्स्टर वर्ल्ड 4, जहाँ पिछला गेम तुम्हारा फुल एड्रेनलिन एक्शन पैक था, ये तुम्हारा स्लो मेथोडिकल एपिक फैंटेसी है। उस समय 2D एपिक फैंटेसी आरपीजीज मोस्टली टॉप डाउन पर्सपेक्टिव में ही रहते थे, क्योंकि वही बात है, साइड स्क्रोलर में लेवल डिजाइन करना बहुत मेहनत मांगता है। डेवलपर्स या तो मेट्रॉइडवेनिया जॉनरा यूज करते हैं या फिर शोवेल नाइट के डेवलपर्स ले लो, जिन्हें अपना किंग ऑफ कार्ड्स वाले गेम को पॉलिश करने में कितना ज्यादा टाइम लग गया है। पूरे 16 बिट एरा में तुम्हें इस लेवल का 2D साइड स्क्रोलिंग वर्ल्ड मॉन्स्टर वर्ल्ड 4 के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। स्कोप देख के मैं हैरान था, काफी मेटिकुलसली एनिमी प्लेसमेंट और क्लेवर लेवल डिजाइन किया गया है। और फिर इसका सबसे यूनिक मैकेनिक, हमारी मेन कैरेक्टर के पास एक ये क्रिएचर रहता है जिसके पैरों को पकड़ के तुम ग्लाइड कर सकते हो, और हर लेवल के साथ इसमें नई नई मैकेनिक्स भी जुड़ती जाती है जो कि इतनी एब्सर्ड है कि बिना स्क्रीन में दिखाए उन्हें मैं समझा भी नहीं सकता। पर तुम बस इसका क्यूट आर्ट स्टाइल देखो, 16 बिट पिक्सल आर्ट की खूबसूरती अलग ही स्तर पे थी। फ्रॉम सॉफ्टवेयर PS1 PS2 के जमाने में भीषण एक्सपेरिमेंट करा करते थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, फैंटेसी होगी भी तो डार्क या फिर ग्रिम डार्क, नहीं तो सीधा हॉरर ही। कुआन फ्रॉम सॉफ्टवेयर की तरफ से सर्वाइवल हॉरर जॉनरा फैंस को भेंट थी, जिसे उस समय फैंस ने पीठ दिखा दिया
था और अब इसके दाम में तुम मॉडर्न गेमिंग कंसोल खरीद सकते हो। कुऑन पे मैं अपने दूसरे चैनल पे डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि सर्वाइवल हॉरर जॉनरा इंसान जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीडिया है। यहाँ पे मैं तुम्हें इस गेम की खूबसूरत एटमॉस्फेयर को दिखाना चाहता हूँ। इसे जापान का न जाने कौन सा एरा कहते हैं, लेकिन इस एरा में सेट वीडियो गेम्स का लुक अपने आप में डिस्टिंक्ट लगता है, खासकर हॉरर, क्योंकि बिना मस्त सेटिंग के हॉरर गेम खोखला वॉकिंग पजल सिमुलेटर है, जिसमें तुम ऐसे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होगे जिसने जिंदगी में कभी मच्छर तक नहीं मारा और उसके आगे ऐसे बनमानुस को लड़ने को रख दिया जाता है। टिपिकल सर्वाइवल हॉरर, टिपिकल फ्रॉम सॉफ्टवेयर। गेमिंग के सेक्शन में आखिरी गेम जो कुछ महीनों से मुझे पूरा खा चुका है, फियर एंड हंगर। कुछ साल पहले सुपर आई पैच वुल्फ भैया के वीडियो के कारण इंटरनेट में भीषण पॉपुलर हो गया था ये। मैं अपना बैकलॉग खत्म करने के कारण काफी टाइम तक इससे दूर ही रहा था, लेकिन अब इस गेम के अलावा मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं चलता है। फियर एंड हंगर एक आरपीजी मेकर में बना गेम है जो कि दिखने में टिपिकल डंजन क्रॉलिंग जेआरपीजी लगेगा, लेकिन गेम प्ले लूप का उस जॉनरा से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। इस गेम को मैं हल्के में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली इस पे इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा। यहाँ बस इस गेम के फटाफट रैंडम क्वर्क्स को दिखाने जा रहा है। इस गेम में तुम एनिमीज को डायरेक्टली अटैक करने की जगह उनके पर्टिकुलर लिम्स में अटैक कर सकते हो, यानी कि उनके हाथ काट दो तो वो वेपन्स यूज नहीं कर सकते, बदले में वो भी तुम्हारे अंग काट सकते हैं। गलती से अगर तुम्हारे दोनों पैर कट गए तो उसके बाद बाकी पूरा गेम तुम्हें रेंगते हुए खेलना पड़ेगा। कुल मिला के गेम रीसेट करो। गेम को सेव करने के लिए तुम्हें डंजन में रखे ऐसे तखत पे सोना रहता है। अब सोने से पहले तुम्हें कॉइन टॉस करना पड़ेगा। जीत गए तो गेम सेव कर सकते हो, अगर हार गए तो तुम्हारे कमरे की दहलीज पे ये मुस्टंडा खड़ा होगा जो तुम्हारे उठते तुम पे धामा बोल देगा। डंजन में घूमते घूमते जमीन तुम्हें निगल जाएगी और फिर तुम एक नए एरिया में पहुंच जाओगे। फिर संडास करने की जगह की लेड़ गिराने वाले छेद में तुम लेड़ की जगह खुद को भी गिरा सकते हो। वहाँ नीचे क्या होगा उसको मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। सड़ा मांस उठा के इस म्यूटेटेड कुत्ते को खिला दो, फिर वो तुम्हारे पार्टी में आ जाएगा और न जाने की थोड़ी थोड़ी देर बाद वो मूतता रहता है। देखो अब यहाँ पे इस गेम की ऑब्ट्यूजनेस को रहने देते हैं, मैं इस पे भयानक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। पर अगर तुम्हें हुसड़ के अनफॉरगिविंग ग्रिम डार्क खेलने का मन है, जिसके इन गेम लेवल से ज्यादा तुम गेम ओवर स्क्रीन देखोगे और फिर भी चरस तुम्हें बार बार इस डंजन में जाने को साता रहेगा, तो हाँ, बिना स्पॉयलर्स के जाके इस गेम को पी जाओ। सही बता रहा, पूरा मजा है इस गेम को फिगर आउट करने में ही है, तो बिना कुछ इसके बारे में देखे ब्लाइंड प्ले थ्रू मारो। इस चैनल में हम लोग हॉरर, दर्दनाक, डिप्रेसिंग कहानियों में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन फिर वीडियो के टोन में सिर्फ और सिर्फ बकचोदी होती है। तो मैंने आज तक इस चैनल में कॉमेडी या जोक्स पे सीरियस बात तो की है, लेकिन कभी कॉमेडी या जोक वाली बात नहीं की है, तो ये सेक्शन उसी के लिए। अब बिल्कुल रैंडम मीडिया का नाम सुनने को तैयार हो जाओ। विनी द पू 2011। मुझे कुछ टाइम पहले होलसम चीजें देखने का खूब मन करने लगा था और मेरे सामने पू आया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी पू का कोई भी एक एपिसोड नहीं देखा है, कोई फिल्म नहीं देखी है, सिर्फ वो स्लैशर पैरोडी मूवी देखी है, प्योर चुतिया। तो 2011 वाली फिल्म मैंने चालू तो देखने को होलसमनेस के लिए की थी, लेकिन उसमें एक सर्टेन सीन है जो मेरे दिमाग से अब कभी नहीं जाने वाला। भीषण एब्सर्ड कॉमेडी। अगर तुम मुझसे फेवरेट टाइप ऑफ कॉमेडी पूछोगे तो इसी समय इस वीडियो को रोको और यूट्यूब में जाके विनी द पू बेस्ट सीन सर्च करो। वो पूरा सीन 3.5 मिनट का है और प्योर चुतिया पकचोदी है। अभी यहाँ पॉज करो और वो जाके देखिए, क्योंकि आगे मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट लेके बात करने वाला हूँ। बाय, वेलकम। देख के आ गए भाई साहब, उस पूरे सीन के बाद पिगलेट मेरा फेवरेट कैरेक्टर हो गया था। और फिर मैं मेन राइटिंग से हैरान हूँ, जब नॉट हुज देयर पू जिस हरामखोर ने ये पूरा सेक्शन लिखा है उसको मैं सलाम ठोकता हूँ। मैं ये सीन जब याद आता है तब देख देता हूँ। तो मुझे ऐसे ही टाइप की बकवास कॉमेडी पसंद है जिसका कोई तुक ना बने, लेकिन तुम्हें एहसास रहेगा कि वो क्लेवर है। एक और मेरे दिमाग में ऐसा ही सीन आ रहा है डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स से। वो सीन थोड़ा छोटा है तो उसे मैं यहाँ पूरा दिखा सकता हूँ। Okay, Simon, how does this work? I read the incantation on this cleric's token. Should be here somewhere. Here. Alright, once the dead man is revived, we can ask him 5 questions, at which point he will die again, never to be re-revived. Why 5 questions? I don't know, that's just how it works. Seems arbitrary. Can we get on with this, please? Right, yes. Perlamon Tergatis. Maybe I'm not saying it right. I wasn't scared, nearly startled. Were you killed in the Battle of the Everhorse? Yes. Great. I mean, not for you. Sorry for your loss. 4 more questions, right? Yes. No, that wasn't for you. Did that count as a question? Yes. Damn it. Only answer when I talk to you, okay? Yes. Why did you say okay at the end of that? I didn't. ये फिल्म मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, अगर तुमने अभी तक नहीं देखी है तो बिना पत्थर लौटाए भी तुम्हें मेरा श्राप लगेगा। अब एब्सर्ड कॉमेडी की बात हो रही है और मैं उस आदमी की बात ना करूँ जिसके वजह से मेरा ऐसा घोंचुओं वाला सेंस ऑफ ह्यूमर बना है। तुम लोग इन अंकल को ऑलरेडी जानते होगे, स्टीफन चाओ, शाओलिन सॉकर और उससे भी ज्यादा जरूरी कुंग फू हसल। ये पूरी मूवी मेरे वियर्ड सेंस ऑफ ह्यूमर का कारण है। वो प्याज वाली आंटी वाला सीन मुझे जितनी बार दिखा दो मैं उतनी बार घिनौना हंसते हुए देखूंगा।
इस टाइप की कॉमेडी को हांगकांग में मो ले ताओ कहते हैं, लेकिन हमें नाम से क्या लेना देना, हमें हंसने से मतलब है। ये दोनों फिल्म तो हर उस बंदे ने देखी होगी जो यूटीवी एक्शन वाले समय में जिंदा होगा। तो अंकल की बाकी फिल्म्स की मैं जल्दी जल्दी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो द मरमेड, और उसमें वो पुलिस वालों का मरमेड के स्केच बनाने वाला सीन। अगर तुमने ये सीन नहीं देखा है तो तुम्हारी जिंदगी अभी खोखली है, तुम्हें नहीं पता पर तुम में काफी दुख बचा है। जाओ इसे देख उसे दूर कर दो। अब मैं रैंडमली इन अंकल के फिल्मोग्राफी से मेरे फेवरेट कॉमेडी सीन्स दिखाने वाला हूँ। बेस्ट बात, इन सीन्स के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट की जरूरी नहीं है, तो मैं चुप होने वाला हूँ। 就後悔。打牌，好啊，打幾打？而家做乜嘢啊？嗱，而家我哋講講形體動作方面咧，譬如擁抱啊咁，你用你嘅方法嚟到擁抱我啊！做咩？做咩？唔使下下擘大個髀鉗住人哋嘅。哦，唔好意思，職業病。你見到啲咩？冇嘢，冇。咁你踎低做咩？放我條鞋帶。 मैं अगर कोई फिल्म तुम्हें रिकमेंड करना चाहूंगा तो इन अंकल की एपिक फैंटेसी डुओलॉजी चाइनीज ओडिसी देख मारो। मंकी किंग की कहानी को फुल पैरोडी करी गई है और आखिर की फाइट की कोरियोग्राफी देख के तुम्हें लूफी का गियर 5 वर्सेस काइडो याद आ जाएगा। फिर ये वही आदमी जिसने कुंफू हसल बनाई है, तो क्वालिटी में कमी होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही है। मैं अपने चैनल में हॉरर फिल्म्स की तो बात करता रहता हूँ, लेकिन हॉरर शॉर्ट फिल्म्स की कभी नहीं की, क्योंकि मुझे मोस्टली शॉर्ट फिल्म्स में ऐसा कुछ सब्सटेंस नहीं मिलता है जिससे मैं कह सकूं कि हाँ ये काफी माइंड ब्लोइंग था मेरे लिए। पर अब मेरे पास है, और ये रहा मेरे रिकमेंड। आउट ऑफ नोवेयर मुझे यूट्यूब ने द गॉड मैन नाम की शॉर्ट फिल्म रिकमेंड करी थी, और ये वो पहली एनिमेटेड फिल्म मैंने देखी है जिसने कॉस्मिक हॉरर के एक अंश को बहुत सुंदर तरीके से पकड़ा है। एक दिन एस्ट्रोनॉमर्स को अर्थ की तरफ मीटियोराइट आता दिखा, और थोड़े करीब आने पे उन्हें एहसास हुआ कि वो मीटियोराइट ह्यूमनॉइड के शेप में था। हमें एक एस्ट्रोनॉमर के मेमोरी स्टाइल पीओवी से कहानी सुनाई जाती है, जो धीमे धीमे उसी ह्यूमनॉइड मीटियोराइट से पूरा ऑब्सेस्ड हो जाता है। जाके देख दो, यूट्यूब में पड़ी हुई है खूबसूरत फिल्म। द गॉड मैन की वजह से मुझे और वियर्ड हॉरर शॉर्ट फिल्म्स रिकमेंड होने लगी थी, और उनमें से एक फिल्म ऐसी थी जिसको मैं वो मीडिया कह सकता हूँ जिसने कई साल बाद जाके मुझे वो चिल वाली फीलिंग दी थी। द पोर्ट्रेट ऑफ गॉड। हाँ, इसमें भी गॉड है। अब किसी भी हॉरर फिल्म के टाइटल में गॉड लिखा होगा तो वो आंख बंद करके मैं चेकआउट कर दूंगा। ये शॉर्ट फिल्म उस हॉरर आइडिया पे फोकस करती है कि अंधेरे में तुम्हें कुछ हल्का हल्का दिख रहा है, और कभी कभी कोई चीज वहाँ होगी भी नहीं, फिर भी उसके शैडोज से ऐसा फिगर बन रहा होगा जिसको अपने दिमाग में सोचते तुम्हारे रोंगटे कांप जाएंगे। तो यह इसे देख के भी तुम अपने शरीर के रोंगटे या जो कुछ भी खड़ा करना है वो कर दो जाके। मेरी मीडिया कंपाइलेशन वाली हर वीडियो के लास्ट में मैं अपने मोस्ट फेवरेट मीडियाज को रखता हूँ, जो मेरे हिसाब से जिज्ञासापूर्ण लोगों को देखना ही देखना चाहिए, और इन्हें लास्ट में इसलिए रखता हूँ जिससे जो आखिरी तक मेरी वीडियोस में रुके उन्हें कुछ रिवॉर्डिंग तो महसूस हो। तो अब हम उसी सेक्शन में पहुंच चुके, और काफी समय से मुझे अपने चैनल में इन अंकल के काम की बात करने का मन था। तो ये रहा उनका नाम, और ये रहा मेरा उनके नाम का घटिया प्रोनाउंसिएशन, ज़िबिग्नेउ रेब्जेंस्की। दोबारा इस स्क्रिप्ट में इनका नाम नहीं आने वाला है। मुझे अवांट गार्ड आर्ट खूब पसंद है। किसी भी मीडिया में कुछ भी एक्सपेरिमेंटल काम हो तो मेरी क्यूरियोसिटी अपने आप ही विस्फोट होने लगती है, इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब की एक अवांट गार्ड शॉर्ट फिल्म्स की प्लेलिस्ट को खंगालता रहता हूँ। उस प्लेलिस्ट में मुझे इन्हीं अंकल की एक फिल्म मिली थी, टेक 5। मैं इस फिल्म की टेक्निकल डिटेल की बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम बिहाइंड द सीन्स इसमें क्या हुआ है, लेकिन स्क्रीन पे दिखते इमेजेस से मुझे इतना जरूर समझ आ रहा है कि भाई साहब आदमी पूरा गंजेड़ी है। इस शॉर्ट फिल्म को देख के मुझे सीधा डेविड लिंच की मुल्होलैंड ड्राइव का पहला सीन याद आया था। तो मैंने इन अंकल का नाम जाना और इनके बाकी वर्क्स देखने लगा। ये अंकल का स्टाइल स्टॉप एंड गो एनिमेशन को कोलाज एनिमेशन से जोड़ दो, लेकिन अपनी फिल्म में जो ये बोंकर्स आइडिया को लाते हैं वो असली भोकालता है। तुम इनके द्वारा बनाई कोई भी शॉर्ट फिल्म उठा दो, तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा कहाँ से ऐसे वियर्ड आइडियाज आ रहे, वो भी इतने मेटिकुलस डिटेल के साथ कि गांजा लेने वाले भी जलन से मर जाए। मेरे हिसाब से तो तुम कोई भी शॉर्ट फिल्म या इनकी कोई भी डायरेक्टेड म्यूजिक वीडियो उठा के देख लो, कुछ ना कुछ बोंकरनेस हो गई। लेकिन इस वीडियो में मैं इनकी सबसे पॉपुलर फिल्म टैंगो की बात करना चाहता हूँ। तो पहले शॉट के कॉम्पोजिशन में तुम्हें ये कमरा दिखेगा और फिर खिड़की से एक बॉल अंदर आ जाएगी। बच्चा चुपके से घर में घुसा और बॉल लेके चला गया। अब ये चीज लूप में चलेगी। 2 लूप बाद एक नई कैरेक्टर अपने बच्चे को लेकर इस बगल वाले डोर से निकलेगी, चेयर पे बैठ के उसको दूध पिलाएगी, फिर क्रेडल में जाकर सुला देगी। अब पूरे टाइम वो बॉल वाला बच्चा अभी भी बॉल लगातार लेने आता रहेगा। अब वो औरत भी लूप में चलने लगेगी। ऐसे फिर एक और नया कैरेक्टर चोर इस अलमारी के ऊपर रखे बैग को लेकर चला जाएगा, फिर वो भी लूप में चलने लगेगा। अब फॉर्मूला साफ हो गया है, हर नए लूप में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा और उसका अपना अलग लूप चलेगा जिसमें कुछ पिछले कैरेक्टर्स द्वारा रखी चीजों से तो इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे कैरेक्टर के लूप रूटीन में छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे ये लड़की अलमीरा से अपनी कॉपी निकाल के चेयर में बैठेगी तो जस्ट थोड़ी देर पहले वो दूध पिलाती वाली औरत उठ चुकी होगी। अब ऐसे ही हर लूप में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा तो वैसा फील आएगा जैसे इस सीन में एक पजल पीस ऐड हो गया है, और कुछ देर बाद इस सीन की दशा ऐसी हो जाती है।
इतने सारे लोग इतनी छोटी सी स्पेस में अपने अपने कारनामे में लगे हुए, लेकिन कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। औरतें कपड़े चेंज करने लग रही है और कपल्स यहीं पे सेक्स भी करके निकले जा रहे हैं। इतना क्रिएटिव आइडिया था। शुरुआत में सिंपल से रूम में सिंपल आइडिया दर्शाया गया और आखिर तक न जाने क्या क्या होने लगा है। तुम अगर अपने दिमाग में क्रिएटिविटी का बाढ़ लाना चाहते हो तो इन अंकल को स्टडी करना शुरू कर दो और भी ऐसी अवांट-गार्ड मीडिया भी देखने लगो। आर्ट को लेके दिमाग से सारा फॉर्मूला और लिमिट चूर चूर हो जाएगा। अब भैया दीदी खूबसूरत लड़कियां लोग, इस वीडियो का आखिरी मीडिया जो मेरे हिसाब से हर उस इंसान को देखना चाहिए जिसके पिछवाड़े में कुछ क्रिएट करने के सुलेमानी कीड़े अपने दांत चुभोया करते हैं। डेव मेड अ मेज। एक आदमी ने अपने अपार्टमेंट में कार्डबोर्ड और पेपर से एक मेज बना दिया और उसकी जीएफ जब घर वापस लौटी तो पता चला कि वो अपने बनाए मेज के अंदर ही फंस चुका है। ये बकवास सुन के हर कोई उसे बेवकूफ समझने लगता है, लेकिन एक एक करके उसकी जीएफ और दोस्त लोग भी उस मेज के अंदर घुसने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अंदर से मेज फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ दे रहा है। उसके अंदर पूरा डंजन बना हुआ है, ट्रैप सेट किए हुए हैं, अजीबो गरीब रूम से और हर रूम में अपार क्रिएटिविटी, जैसे ओरिगामी जानवर इंसानों पे हमला करने लगते हैं। डंजन में आगे बढ़ने के लिए इस दीवार के मुंह के अंदर जाना पड़ता है। किसी किसी रूम से निकलोगे तो तुम कार्डबोर्ड कटआउट में बदल जाओगे। किसी भी दीवार पे टावर लगाते तो दूसरी तरफ के लिए वो ठोस दीवार बन जाएगी। डंजन में फिर मर्डरस स्टॉकर घूम रहा है, क्योंकि हर डंजन में एक स्टॉकर होना जरूरी है। अगर अभी तक की तुम सेल नहीं हुए इस मूवी से तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके आगे मैं कुछ स्पॉइल नहीं करने वाला हूँ। खुद जाके देखो। इस मूवी को देखते समय मुझे अंदर से फील हो रहा था कि यार काश ये फिल्म मैंने बनाई होती। तुमने अगर मेरी 666 वाली वीडियो देखी है तो समझ लो सेम उसी लेवल के प्लेफुलनेस में ये फिल्म भी वर्क करती है। और बेस्ट बात, ये फिल्म YouTube में पड़ी हुई है। फटाफट जाके देख लो, डाउनलोड कर लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब बढ़िया है। बाकी शायद इस वीडियो के खत्म होने का समय आ चुका है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी ढेर सारी चीजों को होल्ड होने से पहले सिंगल वीडियो फटाफट बना के निकाल दूं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पे पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाना बहुत अजीब लगता है, चाहे वो सिर्फ 1 मिनट ही क्यों ना बने। तो मेरी ये वीडियोस को तुम पर्सनल डंपिंग ग्राउंड की तरह देख सकते हो, जिसको देख के अगर किसी को कुछ रिकमेंडेशन मिल भी गए तो गुड फॉर देम, मी, अस, एवरीबॉडी। शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन की लास्ट डेट ये महीने का आखिरी दिन है। उसके बाद मैं एंट्रीज पढ़ने लगूंगा। अब काफी लोग इस वीडियो को शायद नहीं देखेंगे और मुझे कहेंगे बताया नहीं, तो कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा। लिखना चालू कर दो फटाफट। अब बस आज के लिए इतना ही। जाके लेटरिन में बैठ के अपनी शॉर्ट स्टोरी खत्म करो।